हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, या इसको दूसरे नाम से कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या तीसरे नाम से कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। बेटा ये जो लॉ है ना, ये मेंडल ने दिया था अपने पहले लॉ के बाद। पहले लॉ में मेंडल ने ये देखा था कि जो जानदार है ना, उसमें करेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। वहां पे मेंडल ने एक ही करेक्टर को स्टडी किया था। जैसे मिसाल है, उसने टाल प्लांट को जैसे क्रॉस कराया था ड्वार्फ के साथ, तो F1 जनरेशन जो थी, पहली जो पीढ़ी थी उन प्लांट्स की, वो सारी की सारी टाल पैदा हुई थी। इससे उसको अंदाजा हो गया कि कुछ जीन जो है वो डोमिनेंट होती हैं, पर कुछ नहीं, ज़्यादातर जीन जो है वो डोमिनेंट होती हैं। जब भी डोमिनेंट जीन आएगी पीढ़ी के अंदर F1 जनरेशन में, तो वही जीन अपने करेक्टर शो करेगी। दूसरी जो जीन है जो रिसेसिव होगी, वो अपने करेक्टर शो नहीं करेगी। ऐसे ही उन्होंने F1 जनरेशन को जैसे ही मिलाया तो उसको मिली F2 जनरेशन, दूसरी पीढ़ी उनकी। दूसरी पीढ़ी में देखा कि 75% जो उनके बच्चे हैं वो टाल पैदा हुए, 25% जो बच्चे हैं वो डिवार्फ पैदा हुए। यानी कि रेशो जो निकला था F2 जनरेशन का, फर्स्ट लॉ का, वो निकला था 3:1। ये उनका फिनोटाइप रेशो था। और जीनोटाइप जो रेशो था वो निकला था 1:2:1। ये मेंडल का पहला लॉ है। अब दूसरे लॉ में मेंडल के माइंड में कुछ सवालात पैदा होते हैं। वो ये, अगर ये दो प्लांट हैं, इनके अंदर अगर दो करेक्टर्स का डिफरेंस है, क्या वो दो करेक्टर्स इनकी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे? अगर वो दो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो क्या वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर पाएंगे या नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने ये दो मटर के पौधे सिलेक्ट किए। अब इन दो मटर के पौधों के अंदर 5 करेक्टर फॉर एग्जाम्पल सेम थे। जैसे मिसाल है, इन दोनों ही प्लांट के अंदर जो फ्लावर के जो करेक्टर्स हैं वो सेम है दोनों में। ऐसे मटर जो है उसकी जो शेप जो है उसका डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस है, ठीक है, मटर की शेप का। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस है हाइट का। बाकी जो करेक्टर इनके अंदर साथ हैं ना, वो सेम टू सेम है। अब इन्होंने इस दो करेक्टर को सिलेक्ट किया, फिर इसको लिखता भी गया अपनी कॉपी के अंदर। अब ये दो आपके पास मटर के पौधे हैं, दो प्लांट हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ दो चीजों का है, दो करेक्टर का है। एक करेक्टर इनके अंदर डिफरेंस है, वो है हाइट का। यहाँ पे आप देखें, ये जो प्लांट है ना, ये डिवार्फ है, ये प्लांट मटर का टाल है। एक ये फर्क है हाइट का। दूसरा फर्क है इन दोनों के अंदर जो बीज है ना मटर का, उसकी शेप का। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टाल प्लांट है ना, इसके अंदर जो फली होती है, उस फली के अंदर जो मटर का बीज है वो शक्ल में राउंड है, बिल्कुल गोल है। इस पौधे का जो मटर का जो बीज है उसकी शेप राउंड नहीं है, थोड़ी झुर्रियों वाली है। यानी कि ये पौधा जो है उसके अंदर सीड रिंकल्ड है, झुर्रियों वाला है। तो इन दो चीजों का फर्क था, एक हाइट का, दूसरा सीड के कलर सेम थे, शेप का ही फर्क था, शेप का, सीड शेप एंड हाइट का। अब इन दोनों प्लांट्स को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को ये स्टडी करने जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दो प्लांट हैं इनके अंदर जो ये प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, जो क्या है, टाल राउंड है, यानी कि इसकी हाइट टाल है और बीच की शेप क्या है, राउंड है। क्या ये टाल और राउंड दोनों जो ये करेक्टर हैं, डिफरेंट करेक्टर हैं, इनको डिफरेंट करेक्टर्स को हम कहते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर। क्या ये दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर इनके एक साथ आगे पीढ़ी में आएंगे, या फिर इनमें कोई चेंजेस आएगी? ये मालूम करने के लिए मेंडल अपना सेकंड लॉ शुरू कर रहा है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बाद में पता चलता है मेंडल को, जब उसने F2 जनरेशन इसकी पढ़ी तो पता चला कि भाई जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। अब इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा ये दो आपके पास प्लांट है, इन दोनों में डिफरेंस दो करेक्टर का है। तभी इस मेंडल के सेकंड लॉ को दूसरे नाम से हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही होता है जब दो इंडिविजुअल जानदार हो, उन दोनों में डिफरेंस हो दो करेक्टर का, तो ऐसे रेशियो को, क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इनकी रिजल्ट जो है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। और इनका जो रेशो निकलेगा ना, जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो, उस रेशो को हम कहते हैं आपका डाई हाइब्रिड रेशो। और इसकी ओवरऑल जो रिजल्ट से कंक्लूजन है, क्या क्या इनको मालूम हुआ, वो सारा अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक प्लांट है,
इसका बेटा ये रहा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है कि ये जानदार जो है ना, ये हाइट में टाल है और ऊपर से इसका बीज राउंड है। ये रहा इसका जीनोटाइप, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस टाल है, होमोजाइगस है, राउंड है। दूसरा एक प्लांट है जो कि रिसेसिव करेक्टर का है, इसकी हाइट ड्वार्फ है और इसके अंदर जो बीज है वो क्या है बेटा, रिंकल्ड है। अब आपको पता है राउंड करेक्टर जो है ये डोमिनेंट है रिंकल पे, और टाल जो करेक्टर है डोमिनेंट है आपके ड्वार्फ पे। तो डोमिनेंट करेक्टर्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में लिखेंगे और रिसेसिव करेक्टर को हमेशा हम छोटी अल्फाबेट के अंदर लिखेंगे। अब ये रहा इनका जीनोटाइप। अब आपको पता है ये प्लांट्स जो है ना, इनके अंदर मेयोसिस डिवीजन होगी और उसमें इसके अंदर जो है गैमेट्स आगे बनेंगे। पहले स्पोर्स बनते हैं प्लांट में, फिर गैमेट्स बनते हैं। तो ये जो जानदार है इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे। अब ये गैमेट्स ऐसे बनेंगे, बहुत इजी। यहाँ पे देखें ये इसका कैपिटल टी कैपिटल टी। अब आपको पता है जीन्स जो है ये अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। मेंडल ने इसके पहले लॉ में ये चीजें प्रूव की थी, उस पहले लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे ये दो ट्रेट हैं आपके करेक्टर हैं टाल के, तो एक टाल जीन आएगी एक गैमेट के अंदर, दूसरा जो ये टाल जीन है जाएगा दूसरे गैमेट के अंदर। एक राउंड जीन जाएगी एक गैमेट के अंदर, दूसरी राउंड जीन जाएगी एक दूसरे गैमेट के अंदर। ऐसे गैमेट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर एक करेक्टर का एक ही जीन आता है। समझ आ रही बात? जैसे देखें ये जो डिप्लॉइड जानदार है ना, इसमें हाइट की कितनी जीन है, दो होती हैं। ये दो जीन कहां से मिली है इसको, एक इसकी मां से मिली है हाइट की जीन, दूसरी इसके बाप से मिली है। जब इस प्लांट के अंदर गैमेट्स बनेंगे ना, तब इस गैमेट्स के टाइम ये दोनों जीन सेपरेट हो जाती हैं। एक जीन जाएगी एक गैमेट के अंदर, दूसरी जीन जाएगी दूसरे गैमेट में। ऐसे राउंड वाली जो जीन है दो हैं इस पौधे के बाद, एक इसकी मां की है एक इसके बाप की है। ये दोनों जीन सेपरेट हो जाएंगी और चली जाएंगी अलग अलग दो गैमेट्स के अंदर। ऐसे इनमें ये गैमेट बने इस पौधे के अंदर, इस पौधे के अंदर सारे ऐसे गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर वाले, और दूसरा गैमेट बनेगा उसमें भी यही सेम जीन होगी, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर वाली। अब इनके अंदर ये गैमेट्स बन गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनके गैमेट को उठाया ब्रश के थ्रू, वही ब्रश जो हम अपने दांतों के ऊपर यूज करते हैं। इन्होंने ब्रश उठाया और इसको गैमेट्स को लिया। कैसे, आपको पता है ये जो प्लांट है इसके अंदर गैमेट्स कहाँ होते हैं, फ्लावर के अंदर। फ्लावर जो है उसके ऊपर इसने उस ब्रश को रब किया है, ऐसे गैमेट्स आ गए उस ब्रश के अंदर। यहाँ पे इसके फ्लावर के ऊपर इसने मेंडल ने किया रब ब्रश, ऐसे इसमें ये गैमेट्स आ गए। फिर इन गैमेट्स को इन्होंने ट्रांसफर किया इस दूसरे प्लांट के ऊपर, इसके फीमेल पार्ट के ऊपर। ऐसे इस पौधे के गैमेट्स इन्होंने ट्रांसफर कर दिए इस प्लांट के ऊपर। इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली, यानी कि मेंडल खुद अपने हाथों से ये चीज कर रहा है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि ये जो प्लांट है इसके अंदर ये गैमेट्स आए हैं, ये सारे के सारे फॉर एग्जाम्पल स्पर्म थे या पोलन ग्रेन्स थे। ये रहा इसका पोलन ग्रेन, कैपिटल टी कैपिटल आर वाला। ये पोलन ग्रेन या गैमेट आ गया इस प्लांट के फ्लावर के ऊपर। अब ये गैमेट चला गया इस प्लांट के अंदर, जो है अंडा था उसके अंदर। ये जो प्लांट है बेटा, इसका अंडा ये रहा इसका अंडा, और ये रहा उस प्लांट का पोलन ग्रेन जो हमने यहां पे बनाया। ठीक है, अब आपको पता है इस तरह का अंडा इस तरह का स्पर्म जैसे ही मिलेंगे आपस में, तो यहाँ पे जायगोट बनेगा, और ये जायगोट हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला पैदा होगा, क्योंकि इस प्लांट से टाल जीन आ रही है, उस प्लांट से आ रही है ड्वार्फ जीन, इस प्लांट से राउंड जीन आ रही है, उस प्लांट से आ रही है रिंकल जीन। ऐसे इस प्लांट के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो डिफरेंट पैदा होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जीनोटाइपिकली ये डिफरेंट है, पर फिनोटाइपिकली प्लांट अपने पेरेंट्स के ऊपर जाएगा जो डोमिनेंट पेरेंट है। यहाँ पे देखें इस प्लांट से टाल जीन आ रही है, ये टाल जीन डोमिनेंट है, इस प्लांट से आ रही है डिवार्फ जीन जो कि रिसेसिव है। तो यहाँ पे डिवार्फ जीन काम नहीं करेगी क्योंकि वो रिसेसिव जीन है, यहाँ पे काम कौन करेगी, टाल जीन। तो यहाँ पे जो ये बच्चा पैदा होगा, ऐसे इन पेरेंट्स का जो F1 जनरेशन जो पहली पीढ़ी पैदा होगी ना बेटा, वो पहली पीढ़ी टाल पैदा होगी। वो हाइट में क्या होगा, प्लांट टाल पैदा होगा। ये इसकी पहली पीढ़ी है इन दोनों की। जैसे यूं समझें, एक ये बंदा ये हाइट में टाल है, दूसरा ये बंदा है डिवार्फ। अच्छा, अब ये जो बंदा इससे जो स्पर्म आया उसमें कौन सी जीन थी, टाल। इसमें माँ के अंदर अंडा होगा, उसमें कौन सी जीन होगी, डिवार्फ वाली।
इनका एग और स्पर्म दोनों मिलेंगे तो इनका बच्चा क्या पैदा होगा, टाल होगा। ये पहली पीढ़ी है, F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन सारी की सारी हेटेरोजाइगस पैदा होगी और वो टाल राउंड पैदा होगी। यानी कि ऐसे पेरेंट्स की जो पहली पीढ़ी होगी ना बेटा, उसके अंदर हाइट जो है वो टाल होगी, हेटेरोजाइगस टाल, और इस पौधे के जो बीज हैं वो राउंड शेप के पैदा होंगे, राउंड शेप के फिनोटाइपिकली। पर जीनोटाइपिकली कौन से राउंड होंगे, हेटेरोजाइगस। तो F1 जनरेशन सारी की सारी हेटेरोजाइगस टाल है और सारी की सारी हेटेरोजाइगस राउंड पैदा हुई। ये थी इसकी पहली पीढ़ी। अच्छा जी, अब इस पहली पीढ़ी को F1 जनरेशन को ये करा रहा है अगेन, पॉलिनेट करा रहा है अगेन, इसको फर्टिलाइजेशन कराएगा। वो कैसे, अपने आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा। यहां पे क्या होगा, ये जो प्लांट है ना, इसके अंदर आप देखें जीनोटाइप कौन सा है बेटा, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसका जीनोटाइप है। अब आपको पता है जीन सेग्रीगेट होती है, मेंटल के पहले ला में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्लांट है इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो 4 तरह के बनेंगे। वो कैसे देखें, एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें होगी कैपिटल टी, दूसरा इसमें आएगा कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक। अच्छा, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल आर आएगा। अच्छा, तीसरा गैमेट बनेगा उसमें आएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, चौथा गैमेट बनेगा उसमें आएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। 4 तरह के गैमेट्स इसके अंदर बनेंगे। कैसे देखें, बहुत इजी। एक इसमें गैमेट बनेगा उसमें जीन कौन सा आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर वाला, ऐसा भी पॉसिबल है गैमेट बनेगा। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल आर वाला। पहले आप देखें इस कैपिटल टी को इन 2 आरों के साथ क्रॉस करें तो 2 किस्म के ऐसे गैमेट बनेंगे। फिर आप स्मॉल टी को उठाएं, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो देखिए 4 तरह के गैमेट इन पौधों के अंदर बनेंगे जो पहली पीढ़ी F1 जनरेशन है ना आपकी मेंटल की। अच्छा जी, ऐसे ये 4 तरह के स्पर्म बनेंगे और ऐसे इनके अंदर 4 तरह के अंडे बनेंगे। अब इसी प्लांट के स्पर्म और अंडों को हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी है, देखें अब ये रहा आपका, ये चारों के चारों गैमेट्स जो यहां पे लिखे हुए, ये चारों सेम टू सेम, ये चारों यहां पे भी लिखे हुए हैं क्योंकि गैमेट सेम ही बनते हैं, ठीक। ऐसे अंडे भी सेम होंगे, स्पर्म भी सेम होंगे। अब इस प्लांट के अंदर फॉर एग्जाम्पल स्पर्म है ये वाला और इसमें सेम अंडा है ऐसा ही, इस सेम जीनोटाइप वाला। जब ऐसा एग और स्पर्म इस प्लांट के आपस में मिलेंगे तो कौन सा बच्चा पैदा होगा, बहुत इजी। यहां से आएगा कैपिटल टी, यहां से आएगा कैपिटल टी, तो यहाँ पे बच्चा कौन सा पैदा होगा बेटा, टाल पैदा होगा। यहां से कैपिटल आर, यहां से भी कैपिटल आर, टाल कौन सा होगा, राउंड होगा। ये बच्चा टाल राउंड पैदा होगा। ऐसे यहां से आ रहा है कैपिटल टी, वहां से आ रहा है कैपिटल टी, यहां से आ रहा है कैपिटल आर, वहां से आया स्मॉल आर, तो यहाँ पे बच्चा कौन सा पैदा होगा, टाल राउंड होगा। टाल होमोजाइगस, राउंड हेटेरोजाइगस होगा। अच्छा जी, ऐसे यहां से कैपिटल टी गैमेट आ रहा है, वहां से स्मॉल टी वाला गैमेट आया, तो यहाँ पे बच्चा टाल होगा पर कौन सा, हेटेरोजाइगस टाल। यहां से कैपिटल आर, वहां से आया कैपिटल आर, तो यहाँ पे कौन सा बच्चा पैदा होगा बेटा, ये बच्चा आपका होगा टाल राउंड होगा। टाल हेटेरोजाइगस, राउंड होमोजाइगस। अच्छा जी, ऐसे ही आप देखें आगे, ये स्मॉल टी है, सेम है। अच्छा, टी कैपिटल और यहां से आई स्मॉल टी, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे पैदा होगा कौन सा बच्चा, टाल राउंड। टाल हेटेरोजाइगस और राउंड भी हेटेरोजाइगस। ऐसे आप देखें इस गैमेट्स को इस गैमेट के साथ मिलाएं तो कौन से बच्चे पैदा होंगे, बहुत इजी। ये रहा कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ पे टाल पैदा होगा, यहाँ पे स्मॉल आर, वहां से आया कैपिटल, यहाँ पे राउंड पैदा होगा, हेटेरोजाइगस राउंड। ऐसे कैपिटल टी यहां पे टाल पैदा होगा, स्मॉल आर टाल होगा पर यहां पे राउंड पैदा होगा। देखें यहां पे वेरिएशन आई, एक बच्चा ऐसा होगा जो हाइट में टाल होगा पर उसके अंदर बीच जो है वो रिंकल्ड पैदा होंगे। स्मॉल का मतलब है रिंकल्ड पैदा होंगे, ठीक। अच्छा जी, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बच्चा होगा टाल, यहां से स्मॉल आर, वहां से आया कैपिटल आर, पर टाल कौन सा होगा, राउंड होगा क्योंकि कैपिटल आर जीन पड़ी है। ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे टाल होगा, स्मॉल आर, ये कौन सा होगा, टाल रिंकल्ड होगा क्योंकि यहां पे दोनों जीन स्मॉल हैं। तो आप देखें ये एक नया कैरेक्टर पैदा हुआ है कि बच्चे की हाइट टाल है पर उसके अंदर जो बीज है वो कौन सा है, रिंकल्ड है। नहीं तो आप देखें ये जो प्लांट था ना इसके अंदर कैरेक्टर क्या थे, टाल प्लांट के अंदर टाल राउंड थे,
पर ये जो प्लांट बना F2 जनरेशन में, इसमें क्या है, टाल हाइट है पर सीड की शेप राउंड नहीं है, रिंकल पैदा हो गई है। ऐसे देखें वेरिएशंस आ रही है, जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ती जाएगी जो है वेरिएशंस आती जाएगी। ऐसे आप देखें स्मॉल टी और वहां से आ रही है कैपिटल टी, ये टाल होगा, कैपिटल आर राउंड होगा। ऐसे आप देखते जाएं, ऐसे आपको ये अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। इनका ओवरऑल रेशियो जो निकलेगा F2 जनरेशन वो निकलेगा 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप रेशियो है। 9 जो प्लांट हैं वो यहाँ पे जो पैदा हुए हैं ये सारे क्या हुए हैं पैदा, टाल राउंड पैदा हुए हैं। 3 इसमें ऐसे प्लांट पैदा हुए हैं जो हैं टाल रिंकल्ड। कहां पे, ये टाल रिंकल्ड यहाँ पे दिखाई दे ना, ये रहा टाल रिंकल्ड, दूसरा ये रहा टाल रिंकल्ड, और इसके अलावा एक और ये रहा टाल रिंकल्ड। ये 3 प्लांट आप देखें ये क्या है, टाल रिंकल्ड है। 3 प्लांट ऐसे पैदा हुए हैं जो डिवार्फ हैं और ऊपर से राउंड हैं। आप देखें इनका जो फादर था वो क्या था, डिवार्फ रिंकल था, पर दूसरी पीढ़ी में ऐसे बच्चे पैदा हुए जो डिवार्फ हैं पर वो राउंड है। डिवार्फ राउंड कहाँ पे है आपको नजर आ रहे हैं, ये रहा डिवार्फ राउंड, दूसरा ये रहा डिवार्फ राउंड, इसके अलावा एक और डिवार्फ राउंड आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, ये रहा डिवार्फ राउंड। ठीक है, ये 3 जो प्लांट है ये डिवार्फ राउंड है। एक ऐसा पैदा हुआ है जो क्या है, डिवार्फ रिंकल है, जो आखिरी वाला ये नजर आ रहा है। ये था इसका ओवरऑल फिनोटाइप रेशियो मेंडल के सेकंड लॉ का। अब जीनोटाइप रेशियो सेकंड लॉ का हम निकाल सकते हैं, मगर वो बहुत लंबा होता है और वो आपको याद नहीं करना है। मेंडल के सेकंड लॉ का आपको सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप रेशियो याद रखना है, वो है 9:3:3:1। आप जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं, वो ऐसे बहुत इजी। कैपिटल डी कैपिटल आपको कितनी बार दिखाई देने हो, और कोई भी ऐसा करेक्टर दिखाई आपको नहीं दे रहा है तो ऐसे आप निकालते जाएंगे 1। ऐसे आप देखें 2 बड़े टी फिर एक बड़ा आर छोटी आर, ऐसा कोई पौधा आपको दिखाई दे रहा है दूसरा, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ऐसे हाँ यहाँ पे ये 2 बंदे देखें, ये 2 प्लांट जीनोटाइपिकली सेम है। ठीक है ना, इन दोनों के अंदर कैपिटल टी, ये दोनों, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये ऐसे रेशियो होगा 1:2। फिर आगे देखें ये बड़ा टी छोटा टी, फिर आपका छोटी आर बड़ी आर, ऐसा कोई पौधा दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 1, ये 2, ये 3। ऐसे आप निकाल सकते हैं जीनोटाइप रेशियो को, पर वो हमें याद नहीं करना जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं, और ना ही मेंडल के सेकंड लॉ का जीनोटाइप पूछा जाता है। ठीक, अच्छा अब आप देखें टॉपिक को, मेंडल समझ गया इस F2 जनरेशन के बाद कि भाई ये जो करेक्टर थे ना आपके टाल राउंड, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असार्ट हो रहे हैं, ये करेक्टर इंडिपेंडेंटली पॉपुलेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि टाल जो है हमेशा डिवार्फ पे डोमिनेट रहे, ये भी लाजम नहीं है कि राउंड हमेशा अपने करेक्टर शो करे, रिंकल भी करवा सकता है, राउंड भी करा सकता है, टाल भी करा सकता है अपने करेक्टर शो, और डिवार्फ भी करवा सकता है, जो हमें इस F2 जनरेशन में दिखाई भी दे रहा है। यहां पे ये जो प्लांट पैदा हुए 9 के 9 टाल राउंड, ये सारे के सारे गए हैं अपने पेरेंट के ऊपर, टाल राउंड के ऊपर। एक जो यहाँ पे प्लांट पैदा हुआ है ना ये डिवार्फ रिंकल, ये गया है कंप्लीट अपने पेरेंट के ऊपर। तो इस 16 में से जो 10 बच्चे हैं, 9 टाल राउंड 1 डिवार्फ रिंकल, ये गए हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो इन बच्चों को हम कहते हैं पेरेंटल ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो माँ बाप के ऊपर गए हैं। 6 ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो कि पेरेंट्स के ऊपर कंप्लीट नहीं गए हैं। जैसे आप देखें 3 बच्चे जो पैदा हुए ना वो है तो टाल, पर उसमें एक करेक्टर आया रिंकल, है टाल पर वो राउंड नहीं है, वो रिंकल शेप वाले हैं। ठीक, ये नॉन पेरेंटल करेक्टर है। ऐसे दूसरा बच्चा आप देखें है डिवार्फ, साइज में छोटा है, पर उसके अंदर जो बीज है वो राउंड पैदा हुए हैं। और आप देखें उसका पेरेंट को डिवार्फ रिंकल थे। यहां पे जो बच्चे पैदा हुए वो हाइट में तो डिवार्फ हैं, पर बेटा उनके अंदर बीज की जो शेप है वो गोल है। और ये करेक्टर किनका है, इस पेरेंट का है। यानी कि ये जो बच्चे हैं ये मिक्सचर बच्चे हैं, इनमें आधे करेक्टर एक पेरेंट के हैं, आधे करेक्टर दूसरे पेरेंट के हैं। इसके अंदर आधे करेक्टर इस पेरेंट के, आधे वाले करेक्टर उस पेरेंट के, मिक्सचर पैदा हुआ है। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। चेंजेस आ रही हैं, जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन में आती जाएगी। यही था मेंडल का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ से ये प्रूव हो गया कि जीन्स इंडिपेंडेंटली असर्ट करती हैं। मेंडल ने ये प्रूव कर दिया अपने दूसरे लॉ में कि ये जो जीन्स हैं टाल है राउंड है, ये बिल्कुल आगे ट्रांसफर होती हैं और इनमें वेरिएशंस भी आती हैं।
क्योंकि ये रिसेसिव जीन्स भी आती है। रिसेसिव जीन अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर हैं आपके, तो यहाँ पे इस रिसेसिव जीन के भी कैरेक्टर शो जरूर होंगे। ये था आपका मेंडल का सेकंड लॉ। अच्छा, अब सेकंड लॉ जो होता है मेंडल का, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है, ये थोड़ा फेल भी है लॉ। कुछ कंडीशंस के ऊपर ये अप्लाई होता है, बाकी कुछ कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होता है। मेंटल जो था ना बेटा, उसकी एक लिमिट थी नॉलेज की, क्योंकि उस टाइम पहले कोई भी चीज डिस्कस नहीं होती। मेंटल ने बखूबी हमें अच्छी तरह से समझाया था जेनेटिक्स के बारे में, जैसे कि उसी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था जीन्स क्या होती है, जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, अल्टरनेटिव अपोजिट फॉर्म जिसको अलील्स कहते हैं। मेंटल ने हमें बताया था कि जीन्स की दो फॉर्म होते हैं, या तो वो डोमिनेंट होगी जीन, या तो वो रिसेसिव होगी। मेंटल ने यही कहा था कि जीन जो है या तो वो डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी, तीसरी कोई जीन्स की फॉर्म नहीं है। पर मेंडल के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा जीन्स की सिर्फ दो फॉर्म नहीं है, डोमिनेंट या रिसेसिव, दूसरी भी फॉर्म्स होती हैं। कभी कभी जीन जो है ना, रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन जो है वो बराबर काम कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि वो भी ब्लेंडिंग करती हैं। या कभी कभी दो मुख्तलिफ करेक्टर की जो ये जीन्स हैं डोमिनेंट, दोनों की दोनों एक साथ काम करती हैं, दोनों की दोनों जो हैं वो डिफरेंट वेरिएशंस लाती हैं टुगेदर। इस चीजों को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल अलील्स। जीन्स की, डोमिनेंट जीन्स की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ऐसे रिसेस जीन की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लाजमी नहीं है सिर्फ ये दो फॉर्म हो। तो ऐसे ये जो बाद में जो चीजें डिस्कवर हुई थी ना बेटा, आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसके बाद म्यूटेशन डिस्कवर हुई, क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर हुई, इसके बाद ये जो मेंडल का सेकंड लॉ है ये फेल हो गया। आप देखें बेटा सिंपल, क्या हम जो दुनिया में इंसान है, मेंडल के अकॉर्डिंग देखें, इंसान की आबादी दो तरह की हुई। मेंडल कहता है, फॉर एग्जाम्पल देखें, मेंडल क्या कहता है, या तो बंदा टाल होगा या डिवार्फ होगा। क्या हम दुनिया में जो इंसान है उनकी दो तरह की हाइट है। आधे इंसान दुनिया के, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टाल करेक्टर डोमिनेट है, मेंडल कहता है क्या दुनिया की 90% आबादी है उसकी हाइट 7 फीट है। फिर जो 10% जो लोग हैं उनकी हाइट क्या 3 फीट है। ऐसा तो नहीं है ना बेटा। कुछ इंसान है उसकी हाइट 5.5 फीट है, 6 फीट है, 6.5 फीट है, क्योंकि इन करेक्टर्स की जीन बहुत सारी होती हैं। ऐसे ही आप देखें, अगर मेंडल कहता है कि हर एक चीज के दो करेक्टर हैं, हर एक चीज के दो ट्रेट या दो जीन्स ही होती हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो मेंडल के मुताबिक अगर दुनिया में कलर तो दो होंगे इंसान के, फिर या तो लोग काले होंगे या गोरे होंगे। क्या दूसरे कलर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? आंखों का कलर आप देखें, हमारी हाइट देखें, सेम ही माँ बाप के बच्चों को आप देखें, वो बच्चे दो तरह के थोड़ी होते हैं। मिसाल है, जैसे बाप की हाइट 6 फीट है, माँ 4 फीट की है, क्या उनके बच्चे सारे के सारे 6 फीट वाले होंगे? नो, ऐसा नहीं होता है, आपको पता है। ये कुछ बच्चे इन कपल्स के 7 फीट के भी होते हैं, कुछ 5 फीट के होते हैं, कुछ 4 फीट के भी होते हैं। तो ये चीजें बाद में डिस्कवर हुई, जो इस मेंडल के सेकंड लॉ को गलत साबित करती हैं। ये मेंडल का लॉ हर चीज पे अप्लाई नहीं होता है। मेंडल का ये सेकंड लॉ तभी अप्लाई होता है जब कंडीशन हो। कंडीशन कौन सी? वो जानदार के अंदर कैरेक्टर सिर्फ दो हो, दो ही कैरेक्टर हो हर एक चीज के, और वो जानदार के अंदर कोई म्यूटेशन वगैरह ना हो, कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, नहीं तो ये लॉ एप्लीकेबल पूरा नहीं है। अच्छा, अगर मिसाल है इस बंदे के अंदर या इस पौधे के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये टाल जीन, राउट जीन जो चेंज हो जाती है, ये टाल जीन मिसाल के तौर पे कन्वर्ट हो जाती है ड्वार्फ जीन में, ये राउंड जीन इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है रिंकल जीन में, फिर तो बेटा ये टाल और राउंड के करेक्टर F1 जनरेशन में तो पैदा ही नहीं होंगे। म्यूटेशन का भी एक बड़ा रोल है ना। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाएगी तो ये मेंडल का सेकंड लॉ इन इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीजें हैं। तो ये 8-9 चीजें डिस्कवर होने के बाद मेंडल का ये सेकंड लॉ क्या हो गया है? फेल। कंप्लीट नहीं, कंडीशंस पे फिर डिपेंड करता है। इसको हम लॉ भी नहीं कह रहे हैं। लॉ उस चीज को कहते हैं जो हर कंडीशन, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। तो यही था बेटा मेंडल का सेकंड लॉ, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब इसकी रीडिंग करते हैं। तो मेंडल का सेकंड लॉ क्या है? टू फाइंड आउट द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। मेंडल ने क्या किया था अपने सेकंड लॉ में?
इन सेम दो कैरेक्टर्स को आगे इनहेरिट करने के लिए इसको ट्रांसफर होने में क्या क्या आ रही है, क्या वाकई ये दोनों कैरेक्टर एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं, क्या इनमें चेंजेस आ रही है, इसको स्टडी करने के लिए मेंडल ने किया था सेकंड लॉ। और इसके ओवरऑल लॉ को दूसरे नाम से कहते हैं डायबिट क्रॉस, क्योंकि इन दोनों पेरेंट्स के अंदर दो ही कैरेक्टर्स का डिफरेंस था। एक कैरेक्टर था हाइट का डिफरेंस, दूसरा था इनकी शेप का कैरेक्टर। ठीक, अच्छा, इसके रेशो को कहते हैं डायबिट रेशो, जो कि आपका कौन सा था 9:3:3:1। यहाँ पे इसने मेंडल ने कौन से प्लांट लिए थे, प्योर टाल राउंड प्लांट। प्योर का मतलब जिसके अंदर कोई और जीन ना हो, जो बिल्कुल होमोजाइगस प्लांट्स हो, उन होमोजाइगस प्लांट्स को हम कहते हैं प्योर प्लांट। ये प्लांट लिया था। दूसरा कौन सा प्लांट लिया था, डिवार्फ रिंकल सीडेड प्लांट, प्योर डिवार्फ रिंकल सीडेड। इन दोनों को जब क्रॉस किया तो F1 जनरेशन आई थी, इसकी सारी की सारी कौन सी आई थी, टाल राउंड। फिर F1 जनरेशन को इसने क्रॉस किया तो दूसरी पीढ़ी मिली। उस दूसरी पीढ़ी में 4 तरह के कैरेक्टर्स दिखाई दिए थे। वो 4 तरह के कौन से, 9 जो प्लांट पैदा हुए थे वो टाल राउंड हुए थे, 3 जो थे वो टाल रिंकल थे, बाकी 3 जो थे वो आपके डिवार्फ राउंड थे, एक जो था वो रिंकल था और शेप में ओवरऑल रिंकल था और हाइट के अंदर डिवार्फ था। तो यही थी आपका मेंडल का सेकंड लॉ, जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन कन्फ्यूजन जरूर पूछिएगा।